पहले आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुलंदशहर के प्रत्याशी जनाब दिलशाद अहमद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश महासचिव जनाब गुलाम मोहम्मद साबिर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव व डासना चेयरमैन जनाब हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश के सेक्रेटरी जनाब मौलाना जाकिर हुसैन साहब, शहनशीन पे तशरीफ फरमा पश्चिम यूपी के प्रभारी जनाब सालिम त्यागी साहब, जिला सदर जनाब खालिद साहब, मेरे तमाम पार्टी के मेरे जिम्मेदार साथियों, मेरे बुजुर्गों, बुलंदशहर की गयूर अवाम, मेरे सामने बैठे इस कौम के मुस्तकबिल, आज ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है, ये एक वर्कर मीटिंग है। ऑफिस का इफ्तिताहिया प्रोग्राम था और मैं बुलंदशहर में आपके दरमियान में इस ज़मनी इंतखाब में पहली मरतबा आया हूं। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें हम एक सीट पर अपना कैंडिडेट जो आपके शहर बुलंदशहर की विधानसभा में है वो आपके दरमियान में है। 3 तारीख को आपको फैसला करना है। आपके दरमियान में तमाम पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां अभी बहुत जल्द वजूद में आई हैं। मुझे लगता है कि उनकी पैदाइश को अभी 40 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए। वहां से भी टिकट लेकर के आने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारा आपका भाई है। आपके दरमियान में हाथी की सवारी करने वाला भी आपका भाई है। आपके दरमियान में पंचर साइकिल पर बैठने वाला भी आपका भाई है। शायद समाजवादी से कैंडिडेट कौन है? लोकदल का उम्मीदवार है। मौजूदा एमएलए के मर जाने के बाद यहां की आपकी सीट खाली हुई है जो बीजेपी से थे। अपने एक शेर से अपनी बात को शुरू करूंगा कि जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमीन के नीचे हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीन हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आप सबको मालूम है कि हमारा मुल्क कब आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क को, हमारे वतन अजीज को आजादी मिली। हमें इस बात का फख्र है, 15 अगस्त को आज भी हम अपनी छतों पर अपने तिरंगे को बड़ी शान और शौकत से फहराते हैं। हमें फख्र भी क्यों ना हो, क्योंकि इस मुल्क की अजीम जंग आजादी के लिए हमने जो कुर्बानियां दी है, मैं ये नहीं कहता कि इस मुल्क के अंदर हमारा मुल्क जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सिर्फ मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश नहीं किया, बल्कि हिंदू मुसलमान सबने मिलकर के, उस वक्त कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं था, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। लेकिन तारीख शाहिद है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर जिन लोगों ने अपनी जान माल का नजराना पेश किया वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम थी। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जिहाद का फतवा हमारे उलमाए कराम ने अपने मदारिस से दिया था। तारीख शाहिद है कि आपका ये इलाका मुरादाबाद से लेकर के शामली तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां दाढ़ी और टोपी वालों की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने पेड़ पे दरख्तों पे नहीं लटकाया था।
तारीख शाहिद है कि इलाहाबाद के अंदर आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ था, जमीनें कम पड़ गई थी, जंगलों से लकड़ियों को काट करके मुसलमानों की लाशों को उस आग में फेंक दिया गया था, दफन करने के लिए जमीनें कम हुई। तब जाकर के हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। वतन अजीज आजाद होने के बाद इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल था। एक मर्तबा फिर हमारा मुल्क दो हिस्सों में बटा और वो एक और मुल्क बना जो पाकिस्तान के नाम से हम और आप जानते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मुल्क में बसने वाले वो मुसलमान जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, वो मौलाना कासिम नानोतवी की सरजमीन को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, और जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद के दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उस खुतबे को सुना और कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने वतन अजीज को छोड़ करके मत जाओ, तुम जिहाद के मुकद्दस नाम पर फरारी की जिंदगी काटोगे। उन लोगों ने मौलाना आजाद की बातों को सुन करके हिजरत करने का फैसला मंसूख कर दिया। यकीनन मौलाना आजाद के वो अल्फाज जो उन्होंने कहा कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर तुम फरारी की जिंदगी काटोगे और एक मुहाजिर के तौर पर पाकिस्तान में तुम अपनी जिंदगी का गुजर और बसर करोगे, आज भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान से जाने वाले मुसलमानों को मुहाजिर कह करके पुकारा जाता। लेकिन वो बात भी गलत नहीं थी। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, लेकिन जिन्ना ने भी एक बात कही थी कि ऐ मुसलमानों, जो हिंदुस्तान से जाना नहीं चाहते, उनको वो खिताब करके कहा था कि पूरी जिंदगी तुमको इस मुल्क के अंदर अपने आप को वतन का अजीज होने की गवाही देना पड़ेगा, यानी अपनी राष्ट्र भक्ति को पेश करना पड़ेगा, फिर भी तुम्हें लोग कहेंगे कि तुम वतन के गद्दार। हमारा मुल्क आजाद हुआ 1947 को। 1948 में दिसंबर के महीने में, मैं तो बहुत काबिल आदमी नहीं हूं, लेकिन यहां पर हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, हमारे पढ़े लिखे काबिल दोस्त भी तशरीफ फरमा है। 1948 में दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफायाम क्लब में दानिश्वर लोगों का एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें मुल्क के तमाम मुस्लिम दानिश्वर को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, हमारा वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक का नाम मुस्लिम लीग है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, मैं उस मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा हूं। जो मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में आज भी बाकी है, मैं उस मुस्लिम लीग का नाम ले रहा हूं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे मुल्क में दो सियासी पार्टियां हैं, एक मुस्लिम लीग है, दूसरी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आपको यह अहद करना है, अगर आपने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी माना तो कहीं ना कहीं हमारे कौमी भाइयों में ये पैगाम जाएगा कि मुसलमान एक बार फिर यूनाइट हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहा है। साथों नहीं कि मुल्क में एक मर्तबा फिर बंटवारे की नौबत आ जाए। उस वक्त हमारे बड़ों ने जो फैसला लिया था, यकीनन वो काबिल तारीफ था, वो सही फैसला था, वो वक्त की अहम जरूरत थी। हमारे बड़ों ने कहा कि ऐ लोगों, ऐ गैर कौम के गयूर मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी सियासी पार्टी नहीं है। कौम के लोगों ने लब्बैक कहा मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। कौम के लोगों ने लब्बैक कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, हमने लब्बैक कहा कांग्रेस पार्टी के लीडर नेहरू तुम्हारे कायद है, हमने लब्बैक कहा कांग्रेस पार्टी की इंदिरा तुम्हारी लीडर है, हमने लब्बैक कहा
कहा राजीव तुम्हारा कायद है, हमने लब्बैक कहा। कहा सोनिया तुम्हारी लीडर है, हमने लब्बैक कहा। कहा राहुल तुम्हारा लीडर है, हमने लब्बैक कहा। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 साल का इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी के झंडे को अपने कंधों पर रख करके हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। लेकिन मेरा सवाल है उन कांग्रेस के चपरासियों से कि 1947 में आजादी के बाद मुल्क के अंदर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? आप बताइए मुझे। 30% से ज्यादा थी, 32 या 34% के आसपास। महज 70 साल गुजरने के बाद आज मुल्क के अंदर सरकारी नौकरियों में आपकी तादाद कितनी है? आप बताइए मुझे। 1% के आसपास, किसी किसी शोबा हयात में आपकी तादाद 0% है। क्या मेरी बात गलत? लेकिन फिर भी हमने सेकुलरिज्म के नाम पर, हमने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए, हमने मुस्लिम लीग को रोकने के लिए, हमने संघ परिवार को मजबूत न होने पाए उसके लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखने के लिए सेकुलरिज्म के नाम पर हमने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 60 सालों तक हमने कांग्रेस पार्टी को इस मुल्क की बागडोर उनके हाथों में दी। लेकिन इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर दंगे किसी के घरों पर हुए तो इस मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत के घरों पर हुए। और ये बात आप सबसे छुपी नहीं है कि 100 200 300 नहीं, हजारों की तादाद में दंगे इस मुल्क के अंदर हुए। और खास करके उन जगहों पर दंगे हुए जहां के मुसलमानों के माशी हालात बेहतर थे, जहां आपकी मईशत अच्छी थी, आपके पास कारोबार था, चाहे वो आपका शहर मुरादाबाद रहा हो, चाहे वो आपका शहर भागलपुर रहा हो, चाहे वो आपका शहर अहमदाबाद रहा हो। आप तारीख उठा करके देख लीजिए, जहां मुसलमान माशी तौर से मजबूत था, उन इलाकों में दंगे करा करके मुसलमानों की मईशत को तबाह कर दिया गया। जब जब सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, मुसलमान पसमानदा है, मरकजी हुकूमत ने कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी सच्चर कमेटी, कभी कुंटू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी बना करके मुसलमानों के सियासी, समाजी, इक्तिसादी हालात के पैमाने को नापने के लिए सर्वे करवाया। तमाम रिपोर्ट ने वो सर्वे मरकजी हुकूमत को दिया, यानी कांग्रेस पार्टी को, और तमाम के तमाम ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और यहां तक सच्चर ने लिखा कि रंगनाथ मिश्रा ने लिखा कि मुसलमानों को पसमानदगी की सबब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? तमाम की तमाम रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत ने उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया और कहा जाओ, जिस दिन ये मुसलमान तालीम याफ्ता हो जाएगा, जिस दिन ये मुसलमान समाजी तौर से ऊपर आ जाएगा, जिस दिन ये मुसलमान माशी तौर से मजबूत हो जाएगा, उस दिन ये हमारा वोट बैंक नहीं रह जाएगा। मुसलमानों के जो हालात जैसे हैं वैसे रहने दो, इलेक्शन आएगा 500 रुपए देंगे, 500 की खातिर हमें वोट डालेगा। 500 सरकारी आंकड़े के हिसाब से 14%, लेकिन जेल की सलाखों में हमारा रिजर्वेशन है, वहां पे हमारी तादाद 20% से भी ज्यादा है। क्यों है?
क्या ये सवाल हमें उन सेकुलर पार्टियों से नहीं करना चाहिए जिन पार्टियों को हमने 60 साल तक इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया? नहीं जाते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी से हमारी मस्जिद की सीढ़ी टूट जाती है तो अपने घरों से हम तलवार लेकर के चले आते, और इस साला ये क्या किया बे, मस्जिद की सीढ़ी को तोड़ दिया। कहते हैं ना, जज्बे में आ जाते हैं ना, गुस्से में आ जाते हैं ना। आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, आपकी बहन बेटियों की ज़िनाकारी हुई, आपकी इज्जतों को पामाल किया गया, आपके लोगों को जेल की सलाखों में डाला गया, लेकिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी तब मुसलमानों ने कांग्रेस की तरफ से मुंह फेर लिया। यही ना, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनी। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत होती है, मुसलमान कांग्रेस से नाराज होता है, हमारे उलमाए कराम, हमारा दानिश्वर तबका नाराज होता है। सही वक्त पर एक आदमी 4.5 फीट का इटावा की सरजमीन से निकलता है। हवा गर्म है, सही वक्त पर हथौड़ा मार दो। मुसलमान बेयारो मददगार है, बगैर कयादत के है। इस वक्त अगर अपनी इमोशनल बातों में इन्हें आपने अपने पास बुला लिया तो यकीनन ये तुम्हारे शिकंजे में आ जाएगा। एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने 1992 में बाबरी मस्जिद की गिरी हुई सीढ़ियों पर खड़े होकर के समाजवादी पार्टी का गठन किया। क्या मेरी बात गलत है? समाजवादी पार्टी का गठन किया और कहा कि है मुसलमानों, मेरा नाम मुलायम, कोई बात है क्या? है मुसलमानों, मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है और मैं तुम्हारा रहनुमा हूं। मुसलमानों ने लब्बैक कहा, एक मर्तबा फिर सेकुलरिज्म के नाम पर मुलायम सिंह यादव पर भरोसा किया। हमारे बड़ों ने कहा कि नहीं, हमारी अब भी कोई जमात नहीं बनेगी, एक बार हम नेताजी को देखेंगे, मुलायम सिंह पर भरोसा करेंगे। और क्या ये बात गलत नहीं है कि हमने और आपने समाजवादी पार्टी को नोट दिया, बाद में फिर वोट भी दिया, मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव का नारा भी लगाया, उनके सरों पर हमने अपने ताज को रखा, उनके कंधों पर हमने अरबी रुमाल रखा, और जब मस्जिद से सदा आई अल्लाहु अकबर, हमने रमजान के महीने में खजूर अपने मुंह में ना डाल करके मुलायम सिंह यादव के मुंह में डाला। यह मोहब्बत थी हमारी मुलायम सिंह यादव से। क्या मेरी बात गलत है? किया कि नहीं किया? हमने और आपने किया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस सूबे का इख्तियार हमने समाजवादी पार्टी के हाथों में दिया। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों की तादाद क्या है? आप जानते हैं? मालूम है भाई आपको? नहीं मालूम किसी को? कोई नहीं जानता? समाजवादी पार्टी का मुसलमान जब मुसलमानों के दरमियान में जाता है कन्वेंसिंग करने के लिए, वो समाजवादी का चपरासी ये कहता कि उत्तर प्रदेश में यादव 24% है। यही कहता है ना भाई? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। यही कहता है ना? उत्तर प्रदेश में यादव 24%, यारे यादव नहीं, बैकवर्ड 24%। यादव को छोड़ करके आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी को कौन सा बैकवर्ड वोट डालता है? बताइए मुझे। क्या राजभर का वोट जाता है? बताइए। क्या वर्मा का, शर्मा का वोट जाता है? यादव का भी 2% वोट बीजेपी के साथ जाता है, 5% वोट समाजवादी पार्टी के पास है। यही ना? 5% वोटों की बदौलत 4 मर्तबा इख्तियार की कुर्सियों पर समाजवादी पार्टी को बैठने का मौका अगर किसी ने दिया तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने दिया। क्या ये बात गलत है? इस बात से मुलायम सिंह यादव या उनके लखते जिगर अखिलेश यादव इनकार नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आता हूं बहुजन समाज पार्टी की तरफ।
आपके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां आज हो रही है ना, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। इससे कहीं ज्यादा दलितों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां हुई। दलितों को जमीन में थूकने नहीं दिया जाता था, उनके गले में मटकी बांधी जाती थी ताकि जमीन पर उनका थूक ना पड़े, वरना वो जमीन नापाक हो जाएगी। उनकी कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि अगर दलित चले तो उसके पैरों के निशान ना बाकी रहे, वो जमीन से उसके निशान खत्म हो जाए। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, कहते थे कि हमारा कुआं नजीस हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। दलित की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ करता था। जब वो दलित अपनी शिकायत को लेकर के मुखिया के पास या प्रधान के पास जाता था, तो उस दलित को वापस मुखिया अपने जूते से मारता था और कहता था, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि किसी आला जात की शिकायत लेकर के तू मेरे पास आया? तुम्हारा तो काम है ये, तुम हो इसीलिए, जाओ भागो यहां से। इन सारे जुल्म और ज्यादतियों को देखते हुए एक शख्स जिसका नाम काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ और दलितों के एक एक गांव में जाना शुरू किया। और उसने जाकर के कहा कि अरे दलितों, संगठित हो जाओ। अगर तुम संगठित नहीं हुए, अगर तुम मुत्तहिद नहीं हुए, तो ये जुल्म की दास्तान जो तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार खत्म नहीं होगा। क्योंकि इस मुल्क की सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है तो उस चीज का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत। लोगों ने शुरुआती दौर में काशीराम को भी क्या कहा था मालूम? अरे ये काशीराम बीजेपी का एजेंट है, ये संघ परिवार से मिला हुआ है, ये कांग्रेस को हराने के लिए आ रहा है। चूंकि दलितों की भी पार्टी कांग्रेस थी, मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस थी, बैकवर्ड की पार्टी कांग्रेस थी, ब्राह्मण की पार्टी कांग्रेस थी, ठाकुर की पार्टी कांग्रेस थी, सबकी पार्टी कांग्रेस थी, ठीक ही नहीं? लेकिन क्या हुआ? उन्होंने क्या किया कि एक एक बस्तियों में जा करके और कहा, तो लोग इल्जाम लगाते, जैसे आज हम पे इल्जाम लगता, अरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरे ये तो बीजेपी का एजेंट है। अरे कैसा बीजेपी का एजेंट है जिसके स्टेट में बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं जीतता? ये कैसा एजेंट? अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर मजलिस, सुन लो, मैं उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं, उनके कानों तक, जो झूठ की बुनियाद पर 70 सालों से मासूम मुसलमानों के वोटों का शिकार कर रहे हैं। सुन लो समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस पार्टी के मुसलमानों, चपरासियों, सुन लो, अगर बैरिस्टर ओवैसी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की एजेंट होती तो तेलंगाना से बीजेपी का बोरिया बिस्तर ना बनता। क्या मेरी बात गलत? अब मुझे बताओ समाजवादी के लोगों, बहुजन समाज कांग्रेसियों, कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एजेंट कौन है? जो 300 से ज्यादा सीटें जिता करके बीजेपी को दिया, कौन है? बैरकैप मेरे भाई, मैं दूसरी तरफ जाने लगा। ये तो हम बाद में इंशाअल्लाह ताला, अभी बहुत वक्त है, सारे लोगों की सच्चाई सामने लाएंगे, हम तो बेनकाब करके जाएंगे। हम डरते नहीं। लोग कहते भाई ये लड़ रहा, वो क्रिमिनल है, वो गुंडा है, ये है। नहीं मेरे भाई, हम किसी गुंडे वंडे से नहीं डरते, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह से डरते हैं और उसी के आगे झुकते हैं। हम किसी से डरते नहीं। जिस दिन आ गई है दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। नमरूद को एक लंगड़े मच्छर ने मार डाला था, मालूम है ना? शद्दाद ने जन्नत बनवाई, अपनी जन्नत नहीं देख पाया था। तो सबसे बड़ी जात अगर कोई है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की। हमें सिर्फ उसका खौफ है। अल्लाह का खौफ जिसके दिलों में होता है ना, तो दुनिया में किसी का खौफ उसके दिल में नहीं होता। दलितों के बात समझ में आई?
धीरे 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 पुराना कांग्रेस ही कहता रहा भाजपा एजेंट, भाजपा एजेंट, भाजपा एजेंट। नौजवान जुड़ता रहा, कहा नहीं, कहा क्या कहा, संगठित रहो, शिक्षित रहो, तालीम याफ्ता बनो, संघर्ष करो, जिद्दोजहद करो, ये नारा दिया। यही नारा बाबा साहब ने दिया, उसी नारे को आगे किसने बढ़ाया, काशीराम। संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। दलित धीरे 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 इकट्ठा। लेकिन मैं उन दलितों की बात, अब देखिए कंफ्यूजन यहीं से हो रहा है। हमारा मुसलमान, जैसे आज बहुजन समाज पार्टी से भाई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले ही जा रहे होंगे मुस्लिम बस्तियों में, जा रहे हैं ना, उनके गले में भी नीले कलर का पट्टा है, हाथी का चुनाव निशान है। हमारा तो हरा है। हमारा अपनी क़यादत के लिए, लेकिन वो जा रहे हैं तो क्या कहते मालूम है, उत्तर प्रदेश में दलित कितना है, 28%। कितना है, 28%। यही कहता है ना भाई, अरे हम कहां जीतेंगे, हम तो 12% है। यही बात बोलता है ना। आप लोग बोलिए ना भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो भी कहिए कि नहीं बोलता, मुंह पे बोलिए आप। यही बोलता, चूंकि हमने भी अपने कानों से सुना। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों की कितनी जातियां आपको मालूम है, 16 जातियां हैं। हिंदुस्तान में दलितों की 64 जातियां हैं। अगर पूरा दलित हिंदुस्तान का भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है तो बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होती कि नहीं होती, आप बताओ मुझे, होती ना। लेकिन 16 जातियां उत्तर प्रदेश में है। एक जाति जिसको आप जाटो कहते हैं, जिसको हमारी तरफ दूसरे नाम से बुलाते हैं, वो 11% है उत्तर प्रदेश में। कितना, 11, 5, 5, 10 और 1, 11, समझ गए ना आप। 11% वही बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है। 7% समाजवादी का बेस वोट, 11% बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट। अब आप सुनो, ऐ मुसलमानों, 832 साल इस मुल्क में हुकूमत करने वालों, जब तुम्हें अपनी गर्दनों को काटना पड़ता था, दूसरों की गर्दनों को कटाना पड़ता था, जब तुम्हें अपने घोड़ों की पीठ पर अपनी टापों की आवाज से एक एक इलाके को अपनी कुर्बानी दे करके फतेह करना पड़ता था, तब भी तुम इस मुल्क के अंदर अक्सरियत में नहीं थे, अकलियत में थे। तब तुमने 832 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की। तब ये मुल्क इतना छोटा नहीं था, ये भारतवर्ष था। यहां से लेकर के अफगानिस्तान की सरहदों को खोलने का काम तुमने किया है। तब कौन हुक्मरान था, आप। तब आप अक्सरियत में नहीं थे, तब भी आप अकलियत में थे, तब भी आप माइनॉरिटी में थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 7% वाले की ताकत आपको ज्यादा दिखती है, 11% वाले की ताकत आपको ज्यादा दिखती है। उत्तर प्रदेश में सारी बेईमानी के बाद तुम्हारी तादाद 18% है। कितनी, यादव ज्यादा है कि वो जाटव ज्यादा है बहुजन समाज का, कि मेमारियम का मुसलमान ज्यादा है, आप बताओ। आपने कितनी बार अपनी हुकूमत बनाई, कितनी बार, क्यों? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो? आप बताइए मुझे, आपने अपनी सफों को मुंतशिर कर दिया। 33,000 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाला एक नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुआ, और नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले को जो स्टेशन पे चाय 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 बोलता था, उसको क्या बनाया? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। जो 35 साल तक भीख मांगता था, उसको क्या बनाया? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। जो गुजरात का तड़ी पार था, उसको क्या बनाया?
हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर जो फिल्मों में नाचने गाने का काम करती थी उसको भी बनाया मिनिस्टर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में क्या बना करके भेजा? इंसाफ देने वाला या इंसाफ मांगने वाला? मेरी इसी बात का जवाब दे दो। तो इंसाफ कब दोगे भाई? कब? अरे हमारा काम इख्तिदार की कुर्सियों पर नहीं बैठना है। अगर समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस मुल्क में इंसाफ किया होता तो खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जरूरत नहीं थी सियासत में आने की। लेकिन जब इस मुल्क के मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, बैकवर्ड क्लास लोगों के साथ नाइंसाफियां शुरू हुई तब फख्र मिल्लत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक सियासी पार्टी बनाने का अहद किया। कांग्रेसियों ने फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा, जो नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा थे, एक दिन 2 दिन नहीं 11 महीना हो रही है, 7:30 पे बता रहे थे अजान लग रही है, हो रही है। 10 मिनट 5 मिनट में खत्म कर दूंगा अजान के बाद। रिजवान आ जाओ। भाई जमात होने से पहले इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। अजान हो गई, आप तशरीफ रखें। बस मैं बहुत जल्द, चूंकि यहाँ पर मुकर्रिर बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से इत्तेफाक ऐसा होता है कि मेरी बदनसीबी है, जहां जाता हूं आखिरी में बोलने का मौका मिलता है। अगर पहले बोलने का मौका मिलता तो मैं और ज्यादा देर तक आपसे मैं बात कर सकता था। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। मैं एक मिसाल दूंगा, यूं कहूंगा कि आप मार्केट में जाते हैं, फ्रूट की मंडी में, भाई आप मार्केट में जाते हैं अंगूर लेने के लिए, तो मार्केट में जो ठेले वाला होता है उससे पूछते भैया अंगूर कितने किलो? तो कहता भैया 50 रुपया किलो। कहता है कि नहीं कहता? मैं आपकी कीमत बता रहा हूं, मैं आपकी कीमत बता रहा हूं, तो 50 रुपया किलो। तो बोलते भैया कुछ कम नहीं करोगे? कहता है भैया जी ये बाजू में रखा हुआ है, इसी का टूटा हुआ टुकड़ा, छोटे छोटे जो टूट जाते हैं ना, उसको साइड में रखते, कहते भैया 15 रुपए किलो, इसी का टूटा हुआ है, आप ये ले लो। कहता है ना ना ये तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो टूट गया, टुकड़ों में हो गया, मुंतशिर हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। तो ठीक इसी तरीके से अगर आज आपकी लिंचिंग हो रही, अगर आज आपके खाने पे पाबंदी, आज अगर आप शरीयत में आपके मुदाखलत है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि आपकी सफों में इंतशार। और एक बात कहूं मैं आपको, आखिरी बात यही कह के बात को खत्म कर दूंगा। तमाम सियासी पार्टियां आपको दामाद की तरह इज्जत देती है ना? दामाद की तरह आपको इज्जत देती। हमारे यहां भी ऐसा होता है कि हमारा दामाद अगर आने वाला होता है तो अम्मा कहती है, सबसे नाकारा जो बेटा होता है, घर में शरारती होता है, छोटा ना, तो वो भाईजान के मुंह ज्यादा लगा रहता है, हंसी मजाक ज्यादा होती है भाईजान से। हमारी तरफ होती है, आपकी तरफ होती है कि नहीं होती है? होती है ना? होती है, ठीक।
तो अम्मा कहती कि ए जा रे, जा बस अड्डे चले जा, तेरे भाईजान आ रहे हैं, भाईजान को लेने जा। तो हम साला फौरन 2 चक्के की गाड़ी हो, 4 चक्के की हो, कुछ भी हो, फौरन स्पीड में भागता है कि भाईजान आ रहे, भाईजान को लेने चला जाता। क्योंकि भाईजान आ रहे हैं ना, भाईजान इज्जत है भाई, वीआईपी नहीं, वीआईपी होते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो भाईजान को लेकर के घर में आते, आए, सास बेचारी खड़ी रहती, बाबू बहुत थक गए होंगे, हाथ मुंह धुल लो, ए साबुन लेके आ, जल्दी टावेल लेके आइए, वो एकदम खास तरीके से इंतजाम होता। बैठ के वो सारी चीजें होती। भाईजान 1 दिन रहे, 2 दिन रहे। हमारे यहाँ पर पूरब में, मैं पूरब का रहने वाला, आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि भैया दामाद डाइन को भी प्यारा होता, इतनी मोहब्बत कर दामाद से। बैठ के सास बेचारी एक पैर पे खड़ी रहती, इज्जत होती। 1 दिन रहेंगे दूल्हा भाई, 2 दिन रहेंगे दूल्हा भाई, 3 दिन रहेंगे। घरों में अलग से बेडशीट लगती, अलग से रूम दिया जाता, कोई तकलीफ ना हो। अगर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर चालू है, सारे पंखे बंद, लेकिन भाईजान के पंखे चलेंगे, है ना। अगर बड़े का नहीं मिला कीमे के लिए तो 600 रुपया किलो बकरे का कीमा आएगा, लेकिन सुबह का नाश्ता भाईजान के लिए कीमा जरूर रहेगा। पराठे के लिए बोले देसी घी में पराठा छनेगा, है ना। डालडा में चावल बनता, सारी चीजें, यानी बहुत इज्जत होती भाईजान। भाईजान वापस जब जाने लगते तो भाईजान को जाने के टाइम सास ससुर निकाले 1000-500 रुपया पॉकेट में डाले। सासू अम्मा खड़ी होकर कहती, बाबू अगर कोई तकलीफ हो गई हो तो माफ कर देना, कोई कमी अगर रह गई हो, है ना, होता ना। भाईजान चले जाते, वही साला ले जाकर के छोड़ करके आता बस अड्डे या रेलवे स्टेशन जाता। लेकिन याद रखिए, जब उस घर में बंटवारा होता है ना, उस नाकारे साले का हिस्सा होता, भाईजान का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। मिलता क्या? तो तुम्हें दामाद बना करके समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस बीजेपी ने रखा, भाईजान बनाया, घरों में बुलाया, खिलाया पहनाया, सब कुछ किया। लेकिन जब इख्तिदार की कुर्सियों पर आए, देने की बात आई, तो तुम्हारे घरों पे दंगे दिए, उन्होंने तुम्हें हिस्सेदारी कभी नहीं दी। अब सोचना आपको है, हिस्सेदारी चाहिए या भाईजान बनना है आपको? क्या बनना भाई? भाई बनना या भाईजान बनना? हिस्सेदारी अगर लेना है ना, तो फिर आइए अपने भाई के नाम, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल शख्स है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ट्रिपल तलाक पर अगर कोई आवाज हिंदुस्तान की है, बेजुबानो, तुम्हारी अगर कोई जबान है, वंचित समाज की कोई आवाज है, तो उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। क्या मेरी बात गलत? तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत है तो तब भी वो खड़ा होता, तुम्हारे लिए लड़ता। और अगर पिलखुआ हापुड़ के अंदर समीउद्दीन को मार करके हड्डियों को तोड़ा जाता, कासिम को जिंदा मार दिया जाता, तो वही तुम्हारा लीडर, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, अपने छोटे भाई को भेजता। जब पिलखुआ कासिम को मार दिया गया, लेकिन आजम खान नहीं आता, वो दामाद क्यों आएगा? क्यों आएगा? भाई भाई को देखने जाएगा, नहीं आता। इखलाक को मारा गया। आजम खान 135 किलोमीटर दूरी पर रामपुर था, लेकिन बिसहरा गांव नहीं गए। 1400 किलोमीटर से वो शेरवानी वाला और मैं पिलखुआ गांव इखलाक के घर, वो क्या नाम है, बिसहरा गांव इखलाक के घर पर गए। अब बताओ आप मुझे, तुम्हारे साथ जुल्म की दास्तान। आजमगढ़ में तो मुस्लिम लड़कों को 12 तारीख को मार दिया गया, काट के फेंक दिया गया। समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं गया, टीवी के अंदर कोई नेशनल न्यूज नहीं बनी, लेकिन एक दलित को मारा जाता है। तो आज पूरे हिंदुस्तान का नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, सब लोग जाते। क्यों जाते? इसलिए जाते कि आज दलित अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर अपने झंडे, अपने लीडर के साथ मुत्तहिद है, और तुम्हारा वोट तो बीजेपी की डर से मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम मरो चाहे जो समझ में आए। आज तुम्हारे खून की कीमत कम है, बल्कि इस पानी की कीमत ज्यादा है। बताओ आप मुझे,
मैं आपसे बस यही कहूंगा, मैं एक ताजिर का बेटा हूं, सियासतदान नहीं हूं। मेरा काम सियासत नहीं करना। मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पैसा नहीं देते हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर खड़ा किया हूं तो अपने जायज कमाई के पैसों से मैंने जमात को खड़ा किया है। मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा है। दिलशाद साहब बैठे हैं, पूछ लेना कि 1 रुपया दिया है क्या टिकट का, पूछ लेना। अरे वो टाइपिंग भी हुई है ना, तो उसका भी पैसा मैंने दिया है, दिलशाद साहब से नहीं लिया है। और जाकर के पूछ लेना उन हाथी वालों से, और वो जो अभी 40 दिन नहीं, चिल्ला भी पूरा नहीं हुआ, जो सौरी से बाहर, हमारे यहाँ सौरी बोलते, बच्चे पैदा होते 40 दिन कमरे में रहते, जो 40 दिन में बाहर आए, पूछना कितना पैसा दे करके टिकट लेकर के आया, पूछना। मेरे भाई, आपका इस्तेमाल हो रहा है, मत इस्तेमाल हो। ये वोट तुम्हारा हथियार है जमहूरियत में। तुम अपने हथियार का इस्तेमाल कभी अपने लिए नहीं, गैरों के लिए किया। आज उत्तर प्रदेश के सारे थानों में आप घूम करके आइए, 4 दलित का बच्चा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाईजान को तो इज्जत मिली, लेकिन भाई को तो मिला ना बंटवारे में। वाणिज्य कर विभाग में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? परिवहन में चले जाइए, वहां मिलेगा। कहीं चले जाइए आप, मिलेगा। जरा आप 100 थाने घूम करके आइए उत्तर प्रदेश में, भाईजान कहीं मिलेंगे? भाईजान है कहीं? नहीं है ना। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आइए, 7% यादव है, हर थाने में 3-4 मिलते हैं भाई। अरे 18% भाईजान क्यों नहीं है? क्योंकि भाईजान तुमको देसी घी का पराठा खिला दिया गया, तुम्हारा काम खत्म। 3 दिन इज्जत हो गई, अब घर में बंटवारा चल रहा है। बंटवारा भाईजान में नहीं मिलता, बंटवारा तो नालायक औलाद को मिलता, जैसे अखिलेश यादव। मिला कि नहीं? जिसने अपने बाप को कैद कर दिया। हाँ, आज वो तुम्हारा लीडर है। अच्छा ठीक है, सबको तो अपने सर पे बैठाया। आज 1 हफ्ते पहले पैदा हुआ, उसको भी सर पे बैठा लिया, बोले ये हमारा नेता। क्या किया तुम्हारे लिए वो नेता? कितनी आवाज उठाए? समझो, समझो इस बात को, टुकड़ों में बटोगे, खुदा की कसम तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरों में है। आने वाला कल तुम्हारा कैसा होगा, मेरा क्या है? अरे हम लोग तो अपनी जिंदगी जी लिए। मैं भी 44-45 साल का हो गया, दिलशाद भाई भी हो गए, 10 साल 20 साल में मर जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों को अपनी शनाख्त को छुपाना पड़ेगा, वरना कोई पिलखुआ में मारा जाएगा, कोई अलवर में मारा जाएगा, कोई मध्य प्रदेश में मारा जाएगा, पहलू खान को मारा जाएगा, समीउद्दीन को मारा जाएगा, कासिम को मारा जाएगा, जुनैद को मारा जाएगा, भाईजान को ही मारा जाएगा, भाई को नहीं मारा जाएगा। आज हिम्मत नहीं है। हैदराबाद में क्यों लिंचिंग नहीं होती? हैदराबाद में क्यों लिंचिंग नहीं होती? हैदराबाद का मुसलमान क्यों हिंदुस्तान के अदर स्टेट के मुसलमानों से बेहतर है? राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हैदराबाद का मुसलमान कुछ बेहतर हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी लीडरशिप है, उसके पास उसके एमएलए हैं, उसके एमपी हैं, उसके कारपोरेटर हैं। वो मांगने नहीं जाते बेवाओं की तरह, साहब हमको ये दे दो। बोलते साहब देते कि नहीं देते? नहीं देते तो फिर अगली बार तुम्हारा खेल खत्म। कांग्रेस ने इनकार किया, पत्ता साफ हो गया। अगर टीआरएस ने इनकार कर दिया तो उसका भी पत्ता साफ होगा। मजलिस जिसको चाहेगी वो तेलंगाना के अंदर हुकूमत करेगा। ये ताकत है मजलिस की। एक ताकत बनो। जिस दिन ताकत बनोगे, यकीनन हम 403 सीटों पर नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हम संगठन का काम तो 403 पे करेंगे ना। अब जब आपका संगठन मजबूत होगा तब आपसे लोग बात करेंगे, साहब आप तो 100 पे लड़ेंगे, बाकी अब हमको सपोर्ट कर दीजिए। तब हम कहेंगे बैठो, बिस्मिल्लाह बीफ शॉप खुलेगा कि नहीं खुलेगा, पहले इसका जवाब दो तुम्हारी हुकूमत बनने के बाद।
बैठो, जो स्लाटर हाउस बंद हो गया उसका लाइसेंस रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, तब बात करो। जो कहेगा हाँ भैया होगा, तुम लटका के बेचना चाहे जैसे बेचना, जिस हिस्से का खाना है खाना, हमें कोई एतराज नहीं। जब कहेंगे कि तुम्हारी मस्जिदों पे 4 लाउड स्पीकर भी लग सकते, तब हम कहेंगे ठीक है, अच्छी बात। तब हम कहेंगे लिंचिंग तो नहीं होगी। अगर कहेंगे नहीं होगी, तब हम कहेंगे ठीक है, वो तब डन। मेरे भाई, मैं आपसे कहूंगा पहले इस कंडीशन में बनिए कि आप बार्गेनिंग करिए। जब आप उस कंडीशन में नहीं है तो आप मर जाओगे, आपको देखने कोई नहीं आने वाला, पूछने कोई नहीं आने वाला, आपकी कोई कीमत नहीं है। मैंने कहा ना, आपसे ज्यादा जुल्म दलितों पे हुआ, लेकिन आज दलितों के हालात अच्छे इसलिए है क्योंकि उसने अपनी एक सियासी जमात बनाई और उस सियासी प्लेटफॉर्म पर आया, उस झंडे को अपना झंडा माना, उस लीडर को अपना लीडर माना। लेकिन 1948 के उस रिफाए आम कलम में जो बातें हुई थी, उस बात को उस वक्त के लिए हम रखे। लेकिन आज मौके और वक्त के हालात की नजाकत को देखते हुए जमहूरी मुल्क में जरूरी यह है कि आपके अंदर आपकी सियासी पार्टी होनी चाहिए, और क्योंकि सियासत ही वो चाबी है जिससे तमाम दरवाजे खुलते हैं। सियासी ताकत के बलबूते हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक पल भी लाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.